नेताजी आजकल किस तरह से दबंग होते चले जा रहे हैं। ये दरअसल पूरे देश की एक तरह से नीति बन गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना के एक नेता को ठेके पर काम करने वाले मजदूर पर इतना गुस्सा आया कि पहले तो नेताजी के गुर्गों ने मजदूर को डंडे से मारा और उसके बाद नेताजी का पेट नहीं भरा तो नेताजी ने अंततः उस मजदूर को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मजदूर ने आवाज उठाई तो नेताजी ने साफ कहा कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। तो ये है हमारे दबंग नेता जो हमारे देश में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुने जरूर जाते हैं, लेकिन बन जाते हैं जनता के मालिक और जनता बनती है उनकी गुलाम। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सेना के उस शूरवीर की हम बात कर रहे हैं जिसने सिस्टम और सियासत में चारों तरफ अपने आप को घिरा हुआ पाया, लेकिन आखिरकार उसे राहत मिली। हम बात कर रहे हैं मेजर आदित्य के पिता की, जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर स्टे लगा दिया है। और यह बात इसलिए बहुत दीगर है क्योंकि ऑपरेशन करने के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ, जिसमें आतंकवादियों को मारने और धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें नागरिकों पर भी गोली चल गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया। और तब जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेजर आदित्य और उनके सैनिकों के पूरी टोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। जवाब में सेना ने भी एफआईआर जरूर दर्ज किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो लोग देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल पर इस तरह से सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को एफआईआर करने का हक है? सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये माना है कि यह एफआईआर बुनियादी तौर पर गलत है। एक तरफ पत्थरों की बरसात और दूसरी तरफ थी फर्ज की राह। मिशन पूरा करने के लिए निकले मेजर आदित्य और उनके साथियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई और इस एफआईआर को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एफआईआर पर स्टे लगाया और साथ ही पुलिस को इस एफआईआर के आधार पर कार्रवाई से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। केंद्र और महबूबा सरकार को 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। मेजर आदित्य ने अपने जवानों की रक्षा का फैसला किया था। जो बात पुलिस और सरकार समझ नहीं पा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में समझ ली। मायने साफ है कि देश के रक्षकों पर यूं कानूनी डंडा चलाने के पीछे वजह पूरी तरह ठोस नहीं थी। और बड़ा सवाल ये है, क्या देश के लिए जान हथेली पर लेकर चलने वाले जवानों को सियासत और सिस्टम ने मोहरा बनाया? ये देखना अहम होगा कि इस मसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का रुख कोर्ट में क्या रहता है, क्योंकि सेना पर एफआईआर को लेकर राज्य में सत्ता में भागीदार बीजेपी और पीडीपी दोनों की राय जुदा है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने, जहां हमारे शूरवीर जवानों के लिए एफआईआर की तोहफे उन्हें दिए जाते हैं सौगात के तौर पर, वहीं पर हम उनके बारे में क्या कहें जो जम्मू कश्मीर में चुनकर आते हैं, जो नेता हैं। उन्हें बोलनी चाहिए आम आदमी की जबान, लेकिन वो जयकारा लगाते हैं पाकिस्तान का, और वो भी कहीं आर बाहर नहीं बल्कि खुद जम्मू कश्मीर विधानसभा में। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई अगर होती है तो क्या होती है आप जानते हैं? कहा जाता है कि उनकी राय सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय है, इसका पार्टी से लेना देना बिल्कुल नहीं है। बताइए ऐसे नेताओं का क्या किया जाना चाहिए जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? क्या उन्हें कोड़े नहीं लगाने चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए? और अगर नहीं दर्ज किया जाता तो यह दोहरा मापदंड क्यों है हमारे देश में? आज भले ही बदन पर वर्दी नहीं है, लेकिन वर्दी का प्रेम और वर्दी का कर्तव्य आज भी दिल में जिंदा है। तभी तो जब देश के एक बहादुर पर सियासत और सिस्टम के सवाल उठे तो पूर्व फौजी सड़कों पर उतर आए। एक तरफ ये बुजुर्ग देश के वीरों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उधर कश्मीर के सियासतदानों की जुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं जा रहा। आज जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग पिस गए हैं। कल भी बॉर्डर पे एक औरत मारी गई, कल भी हमारे कोई मेरे ख्याल में 5-7 जो हैं लोग इस एनकाउंटर में मारे गए जो हमला हुआ वहां सुंजुआ में। और आज दूसरा चल रहा है, वहां भी हमारा एक सीआरपीएफ का जवान वो भी शहीद हो गया।
तो अगर हम लोग नहीं कहेंगे बातचीत करो तो कौन कहेगा? महबूबा उस पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं जिसके प्यादों ने जवानों पर पत्थर बरसाए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे थे। बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, मैंने बोला उसके जब उसने ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने बोला, उसमें क्या। जवानों पर सवाल उठाने वाले उमर अब्दुल्ला के नेता ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो उन्होंने इसे निजी बयान करार दे दिया। कश्मीर की सियासत के ये पहलू साफ बताते हैं कि मुल्क के इस हिस्से में सूरमाओं के शौर्य से ज्यादा अहमियत सियासत की है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा देखिए आप और समझिए इसी से कि हम किस तरह के देश को बना रहे हैं। क्या वाकई में आज हम अपने शूरवीरों के खिलाफ FIR दर्ज करें और इन राजनीतिज्ञों का गुणगान करें? वाकई में शर्म नहीं आएगी इन लोगों को जो आज देशद्रोह का काम करते हैं? लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कानपुर में कैसे गाना सुनना वाकई में लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ गया। कानपुर में हरियाणवी गायिका सपना चौधरी का एक कार्यक्रम था। लोगों ने सपना चौधरी की ख्याति इतनी सुन रखी थी कि जबरदस्त भीड़ पहुंच गई उस कार्यक्रम के दौरान। जबरदस्त हंगामा हुआ, गोलियां भी चल गईं और डंडे ऐसे बरसे कि जिन्होंने सपना का गाना गाया उन्होंने पिट गया जमाना भी साथ साथ भोगा। गाना सुनने की तमन्ना लेकर आए लोगों की सारी खुमारी इन डंडों की मार से काफूर हो गई। दरअसल सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। ज्यादा लोग आने के चलते अव्यवस्था बढ़ गई और कुछ लोगों को टिकट नहीं मिले, जिन्होंने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। बस इतना था कि कार्यक्रम के अंदर हंगामा हो गया। पहले स्टेज पर गाना गाती सपना चौधरी खामोश हुई और फिर कार्यक्रम में डंडे खाते लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इस भागदौड़ के बीच एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर थी कार्यक्रम के टिकट की, जिस पर आयोजकों ने बिना इजाजत सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो चस्पा कर दिया था। इस टिकट के सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने अपना पक्ष सामने रखा। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, उनकी अनुमति के बगैर उनका फोटो लगाना, उनका चित्र लगाना, उसको प्रचारित करना, उससे लाभ कमाना, ये मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये गलत है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हंगामा हुआ, विवाद भी हुआ। ले देकर देखा जाए तो सपना का गाना सुनना यहाँ आने वाले कुछ लोगों को ज्यादा ही महंगा पड़ गया। टीम न्यूज़ नेशन। अगर एक तरफ गाना सुनना और डांस देखना बड़ा महंगा पड़ गया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की नसीहत अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब किसानों को भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। सिरोह के बीजेपी के नेता हैं रमेश सक्सेना। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है और अगर अपनी फसल को बचाना है तो किसानों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जरा आप सोचिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्राकृतिक आपदाएं अगर बच सकती तो पूरा देश करना शुरू कर दे, कहीं कुछ हो ही ना। इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए एकमात्र उपाय है हनुमान चालीसा। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि प्रतिदिन 1 घंटा सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखा आपने, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा पाइए। भाई, इससे अच्छी दवा तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये बात अलग है कि हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते। आस्था अलग बात है, लेकिन क्या अंधविश्वास के नाम पर नेता इस तरह की बातों को परोस सकते हैं जनता के सामने? कानपुर में पुलिस के डंडे आपने देख लिए शिवसेना की। अब जरा हम आपको लाठी दिखा देते हैं। शिवसेना की मुजफ्फरनगर इकाई ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी को जब वैलेंटाइंस डे आमतौर पर मनाया जाता है, उस दिन अगर कोई प्रेमी जोड़ा उन्हें दिख गया तो फिर उनकी लाठी पूजा की जाएगी। और इसीलिए शिवसेना ने खुद लाठी पूजा की है मुजफ्फरनगर में। अब कोई इन्हें बता दे कि इस देश में कानून भी कोई चीज है, लेकिन शायद कानून की लाठी बड़ी कमजोर है शिवसेना की लाठी के मुकाबले। डंडा ऊंचा रहे हमारा,
कुछ इसी अंदाज में शिवसेना की मुजफ्फरनगर इकाई ने वैलेंटाइन डे के विरोध में अपनी मुहिम का आगाज किया। हाथों में मोटे मोटे डंडे लिए शिव सैनिकों ने नारे लगाए और वैलेंटाइन डे पर अपने इरादे साफ कर दिए। शिव सैनिकों ने ऐलान किया कि जो भी शख्स वैलेंटाइन डे मनाता हुआ पकड़ा जाएगा उसे इन डंडों का सामना करना पड़ेगा। इस मुहिम के लिए बाकायदा लाठियों की पूजा की गई और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछाला गया। वैलेंटाइन डे की आड़ में लव जिहाद का को भी बढ़ावा दिया जाता है, तो हमने आज लठ पूजन इसलिए किया है कि अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार से अश्लील हरकतें करता हुआ या सड़कों पर, पार्कों में, होटलों में आवारागर्दी करता हुआ पकड़ा गया तो हम उसकी ठीक अच्छे तरह से खातरपानी करेंगे। दिल्ली के अंकित मर्डर केस के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लव मैरिज करने वालों को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। शायद इसी वजह से पुलिस खुद को चौकस बता रही है। हमारा स्पष्ट रूप से ये है कि किसी भी हालत में कहीं पे भी किसी को अपनी गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं होगी। जो भी चीजें हैं कानून के दायरे में होंगी। अपनी बात रखने का हक इस मुल्क में हर किसी को है, लेकिन इस अधिकार का मतलब ये नहीं कि ताकत के बलबूते दूसरों की आजादी को दबा दिया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक बड़ा तबका है जो कि वैलेंटाइंस डे के विरोध में डंडा पूजन करता है, लेकिन जब अभद्र व्यवहार होते हैं महिलाओं के सामने या महिलाओं के साथ अभद्रता होती है तो ये डंडा पूजन करने वाले तमाम जो लोग हैं ये पता नहीं कहां किस किताब के अंदर गायब हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि कैसे दिल्ली में एक बस में एक व्यक्ति बेशर्मी की इंतहा पर था। लड़कियों ने शिकायत भी की, लेकिन ये व्यक्ति जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र का था उन लड़कियों के सामने अश्लील हरकत करता रहा। एक छात्रा ने उसके बाद उसका पूरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। हम आपसे सिर्फ यह आग्रह करते हैं कि ये लाठी ब्रिगेड तो कहीं दिखाई देगी नहीं, ये कहीं आएगी नहीं, ये सिर्फ लोगों को पीटेगी और उसके अलावा सुर्खियां बटोरेगी। लेकिन अगर इस व्यक्ति को, जिसे हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए दिल्ली में, इसे जरूर पुलिस के पास पहुंचाइए। ऐसे लोगों का अगर इलाज सही तरीके से न किया जाए तो ये ना जाने समाज को क्या बनाते हैं। सबसे पहले इस चेहरे को अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि कहीं अगर आपको ये शख्स दिखे तो फौरन पुलिस को जानकारी दीजिए। इस शख्स ने बस के अंदर एक छात्रा के साथ इतनी घटिया हरकत की जिसे ना दिखाया जा सकता है और ना ही बयां किया जा सकता है। पीड़ित छात्रा बस से जा रही थी और आरोपी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। आरोपी ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की जिसका छात्रा ने विरोध किया, लेकिन बस में मौजूद किसी शख्स ने छात्रा की मदद नहीं की। उस आदमी पे जब मैं चिल्लाती हूँ लोग सुनते हैं तब भी कोई कुछ नहीं कहता है, तो ऐसा रहा उस टाइम पे। और फिर वो आदमी IIT गेट उतर जाता है। छात्रा का यह भी आरोप है कि जब वो पुलिस के पास पहुंची तो वहां भी उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। 6 घंटे मैं पुलिस थाने बैठी हूँ, तब मैंने वो कंप्लेंट लिखवाई है। पहले बस में छेड़छाड़, फिर पुलिस थाने में इंतजार। सोचिए दिल्ली में बेटियां क्या क्या नहीं सहती हैं। हालांकि पुलिस अब जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट जिसके रेफरेंस में कुछ वीडियो भी या मोबाइल के ऊपर कैप्चर किया उस महिला ने, तो उसके आधार पर इमीडिएटली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बेटियों की सुरक्षा के लिए लंबे चौड़े अभियान चलाए जाते हैं, नेता बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन जब तक समाज में ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोग हैं तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित करार नहीं दी जा सकती। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल बस में सवार लोगों की असंवेदनशीलता पर भी है, क्योंकि छात्रा की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। निर्भया कांड के बाद हमें उम्मीद थी कि दिल्ली में कम से कम कुछ तो संवेदनशील लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात तो आज सिद्ध होती है। डंडा ब्रिगेड भी नहीं है जो ऐसे लोगों का कुछ इलाज करने की बात कहे, और डंडा ब्रिगेड की तरफ से कोई बयान भी नहीं आता, और ना ही कोई बयान आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने सत्ता संभालने पहले दावा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि बसों में CCTV कैमरा रहेगा, वाईफाई से चलेगा, उसके अंदर गार्ड्स रहेंगे और ये तमाम मार्शल्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए होंगे। कहां है अरविंद केजरीवाल जी आपके वायदे? दिल्ली में तो आज भी उस तरह की अश्लील हरकतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है और बस में सब कुछ हो रहा है, आप बस नजर नहीं आते कहीं पर। आइए आपको बताते हैं कि सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं कि बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। आज बेटियां और लड़कियां हमारे दिल्ली में
आप देखिए, जनवरी 2015 से नवंबर 2017 के बीच बलात्कार के 6,322 मामले दर्ज किए गए हैं। छेड़छाड़ के 15,681 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या यह वाकई में संभव है अरविंद केजरीवाल जी कि आपकी तमाम सुरक्षा के दावों के बाद भी आज दिल्ली में यह हो रहा है? क्या वाकई में हम सबों को इस पर अब विचार नहीं करना चाहिए? उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है। यहाँ के मुसलमान लोगों ने रामायण की चौपाइयाँ गाई, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गाते हैं। ये लोग हिंदू के भी बिना भेदभाव के साथ मुसलमानों के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दरअसल हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है जिसका एक नज़ारा है। लेकिन ये हमारे उन राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ा सबक है जो हम सबों के धर्म के आधार पर रोज दिन बांटते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। सिर पर टोपी और मुंह पर राम राग। राम रमापति कर धन लेहु, खींचऊ चाप मिटे सन देहु। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर है उत्तर प्रदेश के संभल की। जब भी गांव में गीता या रामायण का पाठ होता है तो सभी मुस्लिम भाई बहन इसको सुनने आते हैं और खुद भी कीर्तन भजन करते हैं, राम की चौपाई गाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। जब कोई मुस्लिम भाई अपने यहाँ कोई धार्मिक आयोजन करता है तो भारी तादाद में हिंदू भी जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं और सबकी सलामती की दुआ करते हैं। चीज तो एक ही है, चौपाई कह लो, रामायण कह लो, नमाज कह लो, बात तो एक ही है। इबादत तो उसी बंदे की करनी है जिसने पैदा किया है। ना तुमने देखा है ना हमने देखा है। चाहे रामायण हो चाहे मिलाद हो, सब एक दूसरे में शामिल होते हैं और युवा पीढ़ी में जो है ज़्यादा जोश है एक दूसरे के मिलनसार। जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करते हैं, उनके लिए संभल के इस गांव के लोग एक बड़ी सीख हो सकते हैं, जो जात पात ऊंच नीच भुलाकर बस इंसानियत के रिश्ते को मानते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। काश ऐसी तस्वीरें हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आती, शायद हमारा रंग ही बदल जाता।